नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर की वायुमंडलीय दबाव पढ़ेंगे। इसका ये छठा पार्ट है। पहले हमने पिछले वीडियो में हमने जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, जो कि तापजन्य है, किस प्रकार तापजन्य वायुदाब पेटी है उसका अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, वह गतिजन्य पेटी किस प्रकार है, इसका अध्ययन किया था। अश्वक्षांश के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अब हम उपध्रुवीय जो वायुदाब पेटी है वह किस प्रकार से गतिजन्य पेटी है और किस प्रकार की उसकी मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में जो पहली वायुदाब पेटी फैली हुई है उसका नाम क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। यानी यह कौन सी है? इक्वेटोरियल है, भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी है। अब भूमध्य रेखा के ऊपर जैसा कि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य है वो सीधा चलता है और ये पेटियों की जो दशाएं हैं वो किस आधार पर है? ये उस आधार पर बांटी गई है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत है कहां पर? भूमध्य रेखा पर। उसी आधार पर ये पेटियां होती हैं। नहीं तो ये पेटियां उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य के साथ में होती रहती है। सूर्य उत्तरायण तो पेटियां उत्तरायण खिसक जाती हैं और सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये पेटियां उसके साथ में दक्षिणायन भी खिसक जाती हैं। तो हमने भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में पूरी बातें पढ़ ली थी। किस प्रकार इसमें कौन सी हवाओं का अग्रसरण होता है, यानी व्यापारिक हवाओं का यहाँ पर अग्रसरण होता है और ये संवहनीय धाराओं के रूप में या संवहनीय तरंगों के रूप में कन्वेंशनल फ्रंट्स के रूप में ऊपर उठती है। ऊपर उठ करके 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये वायुमंडल में जाकर के कुछ इसका भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, कुछ इसका भाग है वो उत्तर की ओर मुड़ जाता है, जिसको क्या है? ट्रॉपिकल जेट के नाम से जाना जाता है। यानी जो इसका दूसरा जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक पूर्ण कोशिका बन जाती है जिसका नाम क्या था? हैडली कोशिका। तो पहला जो क्रम था वो हमने पढ़ लिया था, यानी ट्रॉपिकल जेट किस प्रकार से बनती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार जो दूसरी गतिजन्य पेटी है उसका निर्माण होता है। तो 60 से 65 डिग्री जो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है वह भी कैसी पेटी है? गतिजन्य। अब 60 से 65 डिग्री अक्षांशों की हम बात करें, 60 से 65 डिग्री अक्षांश, तो यहां पर तापमान कैसा होता है? कम। और वायुदाब भी कैसा है इसमें? कम। तो अब दोनों एक दूसरे की क्या हो गई? समानुपाती। हमने पहले पढ़ा था ये क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी एक दूसरे का उल्टा। जैसा कि हमने देखा 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण वाली जो पेटी है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब वाली पेटी है, उसमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। अब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी थी, उसमें तापमान भी ज्यादा था और वायुदाब भी कैसा है? ज्यादा है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी विश्व के उष्ण मरुस्थल हैं वो कौन सी पेटी में पाए जाते हैं? ये जो 30 से 35 डिग्री वाली जो पेटियां हैं इसमें महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर विश्व के उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। इसका मतलब तापमान वहां पर ज्यादा होता है, लेकिन हवाओं के उतरने के कारण यहाँ पर क्या है? वायुदाब ज्यादा हो जाता है। अब देखते हैं कि जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है वो कैसी है। 60 से 65 डिग्री वाला जो क्षेत्र है वहां से हवाएं विक्षेपित होती हैं। हवाएं विक्षेपित होती हैं क्योंकि वहां पर डिफ्लेक्शन फोर्स जो है वो कार्य करता है। तो अब जो अब केंद्रीय जो बल है वह जो कार्य करता है, यानी ये बाहर की तरफ फेंकने का कार्य करता है हवाओं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा करते समय अगर बस हमारी बाईं ओर मुड़ती है तो हम दाईं ओर झुकते हैं और दाईं ओर मुड़ती है तो हम बाईं ओर झुकते हैं, यानी उल्टा काम करता है, यानी दूसरी दिशा में हम झुक जाते हैं, विपरीत दिशा में। तो इसी प्रकार पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व जब घूर्णन करेगी तो हवाएं बाहर की तरफ क्या होंगी? विक्षेपित होंगी।
अब देखते हैं यहाँ पर भी विक्षेपण सबसे ज्यादा कहां पर होना चाहिए, जो अपकेंद्रीय बल है वह सबसे ज्यादा कहां पर कार्य करना चाहिए, यानी केंद्र से बाहर की ओर जो हवाओं को धकेलने का कार्य करता है वो सबसे ज्यादा कहां पर कार्य करना चाहिए, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, क्योंकि यहाँ पर यह बल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तापमान के कारण, इसके कारण तापमान यानी सूर्य सीधा चमक रहा है, उसके कारण तापमान के कारण यहाँ पर क्या होता है कि हवाएं हैं वो बाहर की तरफ, यहाँ पर डिफ्लेक्शन फोर्स की बजाय यहाँ पर किसकी वजह से ऊपर उठ रही है, संवहन तरंगों के रूप में, यानी तापमान के कारण ये ऊपर उठ रही है। अब जो 60 से उसके ऊपर जो भाग है 30 से 35 वाला, इसमें भी वह बल कार्य करता है। हालांकि ये 60 से 65 वाला क्षेत्र है, उसकी तुलना में यहाँ पर भी है विक्षेपक बल जो है वो ज्यादा कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब वाली पेटी, वहां से जो हवाएं उठ रही है, जो ट्रॉपिकल जेट के रूप में जो उतर रही है वो नीचे उतरेगी, और इधर जो शीतोष्ण जो हवाएं हैं, जेट धारा है, वो नीचे उतर रही है। अब इन दोनों के नीचे उतरने के कारण क्या होता है, इस जगह पर क्या है, वजन वायु दाब जो है वो बढ़ जाता है, वायु का दबाव है वो बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर भी वह बल उचित कार्य नहीं कर पाता, यानी उसका प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। अब हम बात करें अगर कोई ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी की, तो 60 से 65 डिग्री जो अक्षांश है उनके अंदर जो विक्षेपक बल है वो अच्छी तरह से कार्य करता है। हालांकि होता है इन दोनों की तुलना में कम है, लेकिन यहाँ पर यह कार्य करने के लिए थोड़ा स्वतंत्र है। तो यहाँ पर ये कार्य करता है, तो इसके कारण जैसे ये घूमेंगी पृथ्वी, तो ये हवाओं को बाहर धकेल देगा। अब केंद्रीय बल है वह बाहर धकेल देगा। बाहर धकेलने से क्या है, हवाएं फैलेगी बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फैलेगी तो किसी न किसी दिशा में अवश्य जाएंगे। तो उसमें से कुछ हवाएं हैं वो कहाँ चली जाती है, ऊपर उठेंगी, ऊपर उठती है और दक्षिण की तरफ आ जाती है, और कुछ हवाएं हैं वो ऊपर उठ करके, यानी कुछ हवाएं उठती हैं और कहाँ आ जाती है, असोर अक्षांश से 30 से 35 डिग्री उष्ण वायु दाब पेटी पर आकर नीचे उतरने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में टकराएंगे तो नीचे उतरेगी। अब यहाँ से क्या है, ऊपर उठ रही, ऊपर उठेगी, एक शाखा इसकी कहाँ आ जाएगी, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी में आ जाएगी, और दूसरी शाखा है वो कहाँ चली जाएगी, ध्रुव की तरफ चली जाएगी, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चली जाएगी। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, दोनों पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, दोनों पर ये वायु दाब पेटियां एक ही तरह से कार्य कर रही है। तो एक संदर्भ में हम समझे, दूसरा भी इसी की तरह ही कार्य करता है। तो यहाँ से ऊपर उठ गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हवाओं के दूर फेंके जाने के कारण यहाँ पर कम तापमान होते हुए भी वायु दाब भी कैसा पाया जाता है, कम। तो और ये विक्षेपण किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति। अब पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये कार्य हो रहा है, यहाँ पर हवाएं हैं वो विक्षेपित हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, और एक पोलर जेट के रूप में और दूसरी टेम्परेट जेट के रूप में क्या है, नीचे की तरफ आ जाती है। पोलर जेट के रूप में ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इस प्रकार यह है जो पेटी हुई वह भी कैसी होगी, गतिजन्य, यानी पृथ्वी की गति के कारण यहाँ पर तापमान है वो कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो हवाएं हम धरातलीय स्तर पर अगर देखें तो पछुआ कोण में, वेस्टर्ली जो है पछुआ कोण में जो है वह क्या है, उष्ण उच्च वायु दाब पेटी से, जैसा कि इन सबको पता है हवाएं हैं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है क्षैतिज रूप में। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब वाली पेटी है, वहां पर ये हवाएं दोनों उतरेगी, नीचे उतर करके कुछ है वो व्यापारिक हवाओं के रूप में, ट्रेड स्पीड के रूप में क्या है, जो हमारी भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी है उसकी तरफ आ जाएंगी, और कुछ हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी। ऊपर की तरफ कहाँ चली जाएंगी, जो उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी है। इसी प्रकार यहाँ पर ये हवाएं उतरती हैं और नीचे वापिस आने लग जाती है। अब वापिस आएगी नीचे, तो एक यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, और तीसरी, ये 3 प्रकार की यहाँ पर क्या है, सेल्स बन रही है, कोशिकाएं बन रही, के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब ये हवाएं आपस में टकराएंगी, यानी यहाँ पर ध्रुव वाली जो हवाएं आ रही है नीचे, और यहाँ से उपोष्ण उच्च वायु दाब से इधर जा रही है, ये दोनों आपस में टकरा करके ये भी ऊपर उठेंगी, साथ में पृथ्वी की गति को कार्य कर रही है। तो इसकी वजह से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी जो 60 डिग्री उत्तर से 65 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश में विकसित हुई है,
वह गतिजन्य पेटी है। तो इस प्रकार हमने दोनों गतिजन्य पेटियों का अध्ययन किया कि किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई है। अब जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है उसका विस्तार हमने पढ़ लिया। घूर्णन गति के कारण उसका अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, इससे वायुदाब तापमान कम होते हुए भी कम होता है। अब ये जो पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाली पेटी, यह उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाली जो पेटी है वह उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में इसमें क्या है, परिवर्तन होता रहता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में यह अनियमित है। उत्तरी गोलार्ध में जो पेटी है ध्रुवीय निम्न वायुदाब वाली, यह जो पेटी है यह क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अनियमित क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जल और स्थल का जो वितरण है वो असमान है। सतल भाग ज्यादा है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, इसलिए यहाँ पर यह जो उत्तरी गोलार्ध में जो पेटी है यह इतनी स्पष्ट नहीं बनी है जितनी दक्षिणी गोलार्ध में। तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाली पेटी उत्तरी गोलार्ध में कैसी है, अनियमित। और दक्षिणी गोलार्ध में यह किस प्रकार की है, दक्षिणी गोलार्ध में नियमित। दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा स्पष्ट एवं नियमित यह देखने को मिलती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है वो। इसके बाद हम देखते हैं जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब वाली पेटी है उसके बारे में। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब वाली पेटी, जैसा कि ध्रुव है तो पेटी बनना मुश्किल है। यानी यह वास्तव में क्या होता है, एक पेटी में होकर के पूरा रीजन होता है, पूरा क्षेत्र होता है जो कि नॉर्थ पोल जो है या साउथ पोल जो है उसके चारों तरफ इस तरह से फैला हुआ है। ये क्या है, पोल, और इसके चारों तरफ ये पेटी क्या है, फैली हुई है। इसलिए इसको एक पेटी न कह करके इसको पूरा क्षेत्र भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर विश्व के मानचित्र के हिसाब से हम देखा विश्व का मानचित्र इस तरह से फैला है तो उसके ऊपर ये इस तरह से होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ध्रुवीय पेटी कहा गया है। और यह कैसी है, उच्च वायुदाब की पेटी। उच्च वायुदाब की पेटी है और तापजन्य है। तो जैसा आप जानते हैं कि ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहां पर बर्फ जमी रहती है। अब बर्फ जमी रहेगी तो तापमान कैसा होगा, कम। अब कम तापमान होगा तो यहां पर व्युत्क्रम संबंध काम करेगा और यहां पर वायुदाब कैसा हो जाएगा, वायुदाब अधिक। तो ये तो हो गया मुख्य कार्य। मुख्य कारण क्या है, बर्फ जमी रहती है, तापमान कम रहता है, इसलिए वायुदाब वहां पर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि जो पछुआ पवने हैं, पछुआ पवने कहां से जा रही है, ये पछुआ पवने यहां से चल रही है। अब यहां पर आकर के ये हवाएं के ऊपर उठ रही है। अब ऊपर उठ रही है यानी जो पोलर जेट है, पोलर जेट जो है वो कहां पर जाकर के उतर रही है, ध्रुव। अब ये एक दिशा से तो उतरेगी नहीं। अगर ये 3 डायमेंशनल डायग्राम होता तो स्पष्ट पता चलता कि ये पूरी की पूरी यानी ऊपर वाला जो रीजन है उसमें पूरे में उतरती है। जैसे ग्लोब के माध्यम से देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है ऊपर वाला, अब इस पूरे में इस तरह से हवाएं जा रही हैं, इस तरह से ऊपर जा रही है और यहां पर आकर के वो आपस में टकराएंगी। अब जब सभी दिशाओं से आकर के हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध वाला जो उत्तरी जो या दक्षिणी जो पोलर रीजन है यानी ध्रुवीय जो क्षेत्र है उसमें आकर के ये आपस में इस तरह से टकराएंगे तो क्या बनेगा, भंवर। भंवर बनेगा तो ये क्या होगी, नीचे उतर जाएंगी, यानी यहां नीचे उतरेंगी। नीचे उतर करके ये फैलेंगी और फैल करके पोलर विंड्स या ध्रुवीय हवाओं के रूप में ये आगे बढ़ेगी। और आगे बढ़ेगी कहां पर, निम्न वायुदाब की तरफ।
यहाँ पर क्या है उच्च वायु दाब, तो इसके नीचे वाली जो पेटी है ध्रुवीय है, निम्न वायु दाब वाली जो पेटी है उसकी तरफ ये हवाएं पोलर विंड्स के रूप में बढ़ेगी। तो इस तरह हमने देखा कि मध्य रेखीय निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है, वहां से जो हवाएं समंतरालों के रूप में समंतरंगों के रूप में उठ रही है, वो कहां पर जाकर के उतर रही है उपोष्ण उच्च वायु दाब में। फिर वहां से ये दक्षिण की तरफ चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में देखें तो दक्षिण की तरफ चल रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ पर निम्न वायु दाब है और यहाँ पर उच्च वायु दाब है, तो नीचे आएंगी धरातल पर क्षैतिज दिशा में चलेगी। तो एक पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है, यानी पूरा घेरा, ऊपर उठी फिर नीचे उतरी, इस तरह से एक पूरा घेरा बन गया। अब ये जो उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी और भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी के बीच में एक जो पूरा घेरा बनता है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हेडली ने। हेडली मोदी ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। इसलिए इस पहली जो कोशिका जो बनती है इसको हेडली कोशिका या हेडली सेल के नाम से जाना जाता है। तो सेल कितनी बनी? एक यहां से इस तरह से, दूसरी यहां से इस तरह से, फिर यहां से इस तरह से। तो ये एक, फिर दो और फिर तीन, इस तरह से ये तीन कोशिकाएं बनी। तो पहली जो कोशिका है वो कौन सी कहलाई? हेडली सेल या हेडली कोशिका। अब दूसरी देखिए, यहां से हवाएं इधर से भी आ रही है और नीचे उतर रही है, यानी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी से उठी हवाएं नीचे फिर कहां उतर रही है? बस अक्षांश या उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी में नीचे उतरी। अब नीचे उतरेगी, यहां पर कैसा वायु दाब? उच्च वायु दाब। ऊपर कैसा वायु दाब? निम्न वायु दाब। तो यहां से धरातल पर क्षैतिज रूप में ये फिर चलेगी, और क्षैतिज रूप में यहां से कैसे चलेगी? ये चलेगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। व्यापारिक हवाएं चल रही थी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब यहां से ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। अब पश्चिम से चलने के कारण ये हवाएं क्या कहलाई? पछुआ। अब पश्चिम से चली, इसके कारण इन हवाओं का नाम क्या हो गया? पछुआ हवाएं हो गई। अब पछुआ हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। उत्तरी गोलार्ध में दोनों गोलार्धों में स्थितियां इनकी विपरीत हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है? उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये चल रही है। तो इस तरह से पूरा सेल बन गया, यानी हवाएं उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी से ऊपर उठी और आगे जो पछुआ हवाओं के रूप में इस तरह से आगे बढ़ती। ये एक कोशिका यहां पर और बन गई। अब इसका नाम, इसकी खोज की फेरल ने। तो इसका नाम क्या हो गया? फेरल सेल या फेरल कोशिका, इसको नाम दे दिया गया। तो इस तरह से ये दो कोशिकाएं बन गई। अब एक होगी हेडली सेल, दूसरी होगी फेरल सेल। अब इससे ऊपर आगे बढ़े तो उपध्रुवीय निम्न वायु दाब जो पेटी है उसमें से कुछ हवाएं उठ करके कहां जा रही हैं? पोलर पोल पर जा रही है, नॉर्थ पोल पर जा रही है और साउथ पोल पर भी जाएंगे। इसी तरह से ये सेम पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में भी बनेगा, बस हवाओं की जो दिशा है वो थोड़ी अलग होती है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो यहां से ये ऊपर उठी, ऊपर उठेंगी तो यहां ऊपर उठ रही है, आगे जाएंगी नीचे उतरेगी, नीचे उतरेगी यहाँ पर कैसा है? उच्च वायु दाब। नीचे उतरते यहाँ पर कैसा है? निम्न वायु दाब। तो निम्न वायु दाब की तरफ दौड़ेंगे, अब इधर जाएंगे निम्न वायु दाब की तरफ। तो यहां पर भी एक कोशिका का निर्माण हो जाएगा, यानी ऊपर उठी नीचे उतरी और ध्रुव से ये जो उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी है उसकी तरफ चली, जिसके कारण इसको क्या एक नई सेल का निर्माण हो गया। और ये सेल क्या कहलाती है? पोलर सेल या ध्रुवीय कोशिका इसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये तीन कोशिकाएं या तीन सेल बनती हैं। पहली हेडली सेल, दूसरी फेरल सेल, तीसरी पोलर सेल। तो इस तरह से ये तीन प्रकार की जो पेटियां जो कोशिकाएं हैं वो बन जाती हैं। अब जो ध्रुवीय वायु दाब पेटी है
वह क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों के समीप अत्यंत जो शीत क्षेत्र हैं ध्रुवीय, उनमें पाई जाती है। अब ज्यादा शीत होने के कारण ये तापजन्य है, क्योंकि अत्यधिक ठंड है तो वायुदाब उच्च होगा, यानी तापमान न्यूनतम है, वायुदाब इसका उच्च हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा नियमित पेटी है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। तापमान यहाँ पर हिमांक या माइनस में ही रहता है, हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। इसके कारण ये सर्वाधिक स्थायी पेटियां हैं, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब वर्ष भर बना रहता है, इसमें ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। बाकी पेटियां सूर्य की उत्तरायण दक्षिणायन होने के कारण ज्यादा परिवर्तित होती हैं। बाकी इसमें दोनों कारक हैं वो सक्रिय हैं, गतिक कारक भी सक्रिय हो जाता है यहाँ पर, और ज्यादातर कौन सा कारक सक्रिय है, ताप कारक है। क्योंकि हमने जैसे देखा वायु नीचे उतर के फैल रही है, तो यहाँ पर ये भी नीचे उतरना भी इसका कारण बनता है उच्च वायुदाब का, लेकिन ठंडा होना इसका सबसे प्रमुख कारण है। तो ये हो गई प्रमुख वायुदाब पेटियां। अब वायुदाब पेटियों में हवाएं देखिए आप, यहां से यानी उच्च उपोषण उच्च वायुदाब पेटी दोनों तरफ है, और दोनों तरफ से हवाएं जो चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में देखिए तो व्यापारिक पौने जो है उनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। दूसरा हम देखें दक्षिणी गोलार्ध में तो इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। दूसरा जो हम देखें पछुआ पवन की अगर दिशा हम देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, यानी उल्टा है उसके। जैसे ये चलेगी उनके बिल्कुल विपरीत, यानी व्यापारिक के विपरीत क्या चलेगी, पछुआ चलेगी। अब ध्रुवों की बात करें, ध्रुव से चलने वाली पोलर विंड्स जो है या ध्रुवीय पवनें जो है वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। तो इस तरह ये हवाओं का पूरा जो संचरण है वो बनता है। अब हम हवाओं के, जैसे कि आप देख रहे हैं जितने भी इसमें जो तीर बने हुए हैं वो सब तिरछे हैं, टेढ़े बने हुए हैं। अब इनका कारण क्या है, ये है हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं, हवाओं की दिशा है वो बदल जाती है। अब बदलने का कारण क्या है, इसके दो नियम हैं। एक नियम है फेरेल का नियम, फेरेल का नियम। फेरेल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में तो हवाएं अपनी किस ओर मुड़ रही हैं, दाईं ओर। दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। जैसे मैंने आपको बस के उदाहरण के माध्यम से समझाया था, वही पर यहां पर कार्य कर रहा है। बस अगर दाईं ओर मुड़ रही है तो हम बाईं ओर झुकेंगे, और बाईं ओर मुड़ रही है तो हम दाईं ओर झुकेंगे। इसी प्रकार से ये यहां पर हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी है वो आगे पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, तो हवाएं हैं वो पीछे की तरफ धक्का लगता है, पीछे की तरफ वो मुड़ती है। तो फेरेल का नियम क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। अब हवाएं अपनी दाईं ओर यानी जिस दिशा से आ रही है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं वो इस तरह से आ रही है, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही है, तो अपनी दाईं ओर हो जाएगी। तो इस तरह से ये टेढ़े। और अगर दक्षिणी गोलार्ध की ओर बात करें तो बाईं ओर, जैसे इस तरह देख रहे हैं कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो दक्षिण पूर्व से आ रही है, उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, किस ओर मुड़ रही है, बाईं ओर मुड़ रही है। तो ये तो फेरेल का नियम है हवाओं से संबंधित। दूसरा जो है वो है बाइज बेल्ट का नियम। बाइज बेल्ट का नियम क्या है, बाइज बेल्ट का
नियम। बॉयल्स-बेल्ट का नियम ये है कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा जिस दिशा से वो आ रही है उधर पीट करके खड़े हो जाए तो अपनी बाईं ओर क्या होगा, निम्न वायुदाब। अब देखिए आप, ये हवा है, ये उच्च वायुदाब से जा रही है, हम ऐसे खड़े हो जाए तो हमारे बाईं ओर क्या हो रहा है, निम्न वायुदाब हो रहा है। तो हवा के आने की दिशा में पीठ करके खड़े होने पर उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर निम्न वायुदाब, बाईं ओर क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब। जैसे ये हवाएं आ रही है इधर से और हम इस तरह से खड़े होते हैं तो अपने यानी इसके बाईं ओर देखिए क्या है, निम्न वायुदाब, इधर क्या है, उच्च वायुदाब। इसी प्रकार अब इसमें देखें हम, यानी जो पछुआ पवने हैं इसमें देखें, पछुआ पवनों की दिशा में अगर हम पीट करके खड़े हो जाते हैं तो यानी इधर जिस दिशा में वो जा रही है उधर पीट करके हम यहाँ खड़े हो जाते हैं इस तरह से, तो देखिए हमारे बाईं ओर क्या है, निम्न वायुदाब की पेटी है और दाईं ओर क्या है, उच्च वायुदाब की पेटी है। तो इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में क्या है, बाईं ओर निम्न वायुदाब होगा। अब दूसरी, अगर हम दक्षिणी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो क्या होगा कि हवा की पीठ, दक्षिणी गोलार्ध में हवा के आने की दिशा में पीट करके खड़े होने पर दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ जाएंगी। कौन सी ओर मुड़ जाएंगी, सॉरी, वो वायुदाब दाईं ओर क्या होगा, निम्न होगा। अब जैसे यहां से हम देखें ये हवाएं आ रही है, अब यहां पर हम ऐसे खड़े हो जाएं तो हमारा दायां भाग जो है वो निम्न वायुदाब की तरफ होगा और बायां का कहां होगा, उच्च वायुदाब की तरफ होगा। तो ये किसका है, बॉयल्स-बेल्ट का नियम है। तो इस तरह से हमने देखा वायुदाब पेटियां हैं वो उनका विस्तार कैसे है, गतिजन्य वायुदाब पेटियां वो किस प्रकार गतिजन्य वायुदाब पेटियां कहलाती हैं और क्यों वहां पर तापमान के साथ विपरीत संबंध न होकर के समानुपाती संबंध वायुदाब का पाया जाता है, और तापजन्य पेटियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो ये वायुदाब का एक प्रकार से अक्षांशीय वितरण था, हमने देखा वायुदाब किस प्रकार अलग अलग पेटियों में सामान्यतः होता है। इसके अलावा मैंने आपको डोल्ड्रम और फोर्स लैटिट्यूड है उनके बारे में बता दिया था, और सारी चीजें इस डायग्राम के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले अध्याय में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।